हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अब सप्लाई चेन मैनेजमेंट को समझने के लिए हम पहले सप्लाई चेन को समझेंगे। सप्लाई चेन क्या होती है? सप्लाई चेन जो शुरू होती है ना, वो सप्लायर से शुरू होती है और ख़त्म होती है फाइनल कंज्यूमर या कस्टमर इस पे। ठीक है। अब सप्लायर जो होता है वो सप्लाई करता है रॉ मटेरियल किसको? मैन्युफैक्चरर को। ठीक है। और वो मैन्युफैक्चरर उस रॉ मटेरियल का बनाता है फाइनल प्रोडक्ट। ओके। फिर वो फाइनल प्रोडक्ट जाता है आपके होलसेलर के पास, जो कि वो वेयर हाउसेज में रखता है स्टोर करके। फिर वो जाता है डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स पे, जहाँ से डिलीवरी होती है आपके रिटेलर्स के पास। फिर रिटेलर आगे आपको सेल करता है टू द कस्टमर। तो ये जो चेन है जिसकी अभी हमने बात करी, तो ये शुरुआत होती है सेलर पे और ख़त्म होती है कस्टमर तक। अब हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट में क्या बात करते हैं? इसी चेन को, सप्लाई चेन को हम मैनेज करने की बात करते हैं। ठीक है। तो अभी जैसा मैंने आपको समझाया, इसी की डेफिनेशन हम पहले देखते हैं एक बार। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या कहती है कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट है किसका? फ्लो ऑफ गुड्स का एंड सर्विसेज का, एंड इट इंक्लूड्स ऑल नेसेसरी प्रोसेसेस दैट आर इन्वॉल्व्ड इन ट्रांसफॉर्मिंग रॉ मटेरियल टू फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है। तो इसमें यही है जो मैंने अभी आपको एग्जांपल के थ्रू समझाया कि जो हमारा सप्लाई चेन होती है उसको मैनेज करने में क्या होता है कि जो फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, जो फ्लो हो रही है, फ्लो ही तो हो रहा है ना। जो आपका रॉ मटेरियल है, फिर वो पहले रॉ मटेरियल सप्लायर से उठ के मैन्युफैक्चरर तक हमने सेंड करा, फिर मैन्युफैक्चरर से वो होलसेलर तक गया, होलसेलर से फिर फाइनली डिलीवरी के थ्रू हमारा रिटेलर, और रिटेलर से डायरेक्ट कस्टमर। तो ये जो फ्लो ऑफ गुड्स मैंने आपको बताया, ये सिर्फ गुड्स के साथ साथ हमारी सर्विसेज भी फ्लो होती है। और इसको जो फ्लो होता है, इट इन्वॉल्व्स द प्रोसेस। एक प्रोसेस होता है जो कि ट्रांसफॉर्म करता है रॉ मटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट में। राइट। तो ये हो गई हमारी नॉर्मल सिंपल डेफिनेशन। अब इसके बाद क्या कहता है कि इट कोऑर्डिनेट्स वेरियस एक्टिविटीज़। यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती है जो कि ज़रूरी है परफॉर्म करनी, उनको करना ज़रूरी है टू प्रोड्यूस एंड डिलीवर गुड्स एंड सर्विसेज टू द कस्टमर, ताकि हम अपना गुड्स एंड सर्विसेज को डिलीवर कर सके कस्टमर तक, फाइनल कंज्यूमर तक। राइट। जो भी हम, अब एक नॉर्मल सी बात है, हम जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, कंपनीज इतना साफ मैन्युफैक्चर कर रही है, अपनी यूनिट्स डेवलप कर रही है, तो कर किस लिए रही है? कस्टमर के लिए तो कर रही है ना, ताकि फाइनल कस्टमर जो है वो सेटिस्फाई हो सके। राइट। उसकी नीड एंड वांट्स जो है उसको फुलफिल किया जा सके। तो ये सब भी जो हो रहा है, ये सप्लाई चेन के थ्रू ही हो रहा है, और इस सप्लाई चेन को मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है। और इसके अंदर कुछ एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती है जो कि नीचे मैंने एग्जाम्पल्स में भी लिखा हुआ है। दैट इज़ डिज़ाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग। नाउ व्हाट इज़ डिज़ाइनिंग? डिज़ाइनिंग, यू नो, कि जो भी प्रोडक्ट है उसको कैसा डिज़ाइन दिया जाए, हाउ इट विल लुक। ओके, ये सब डिज़ाइनिंग का पार्ट है। और कोई, अब आजकल कंज्यूमर्स जो है बहुत डिमांडिंग है। दे आर नॉट लाइक कि आप कुछ भी दे दो और वो कुछ भी खरीद लेंगे। नो, दे आर वेरी डिमांडिंग। इसलिए उनके लिए डिज़ाइन करना प्रोडक्ट को, फिर उसको प्रॉपर पैकेज करना, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इसीलिए ही यही एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है, इसीलिए कंपनीज जो है वो पैकेजिंग पे इतना खर्चा करती है। अच्छी से अच्छी पैकेजिंग, ग्रीन पैकेजिंग भी कह सकते हो उसको, ग्रीन मार्केटिंग यूज़ करती है, जिसमें पैकेजिंग पे ये होता है कि लेस प्लास्टिक एंड मोर डिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स हो। राइट। ताकि वेस्टेज कम हो बेसिकली। तो पैकेजिंग लुक और अट्रैक्टिव लुक भी होना ज़रूरी है। तो पैकेजिंग के ऊपर भी फोकस होता है, डिज़ाइनिंग के ऊपर, ऑफ कोर्स मैन्युफैक्चरिंग तो है ही इसका पार्ट, और फिर फाइनली ट्रांसपोर्टिंग, क्योंकि आपने जो भी प्रोडक्ट बनाया है उसको ट्रांसपोर्ट करना भी ज़रूरी है। तो वो और सप्लाई चेन में तो हम ट्रांसपोर्ट के ऊपर काम करते ही करते हैं। ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल भी है और इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट भी है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का। ठीक है। तो मेरे हिसाब से अब आपको ये मीनिंग समझ आया होगा। नेक्स्ट इज सप्लाई चेन इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज लॉजिस्टिक नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ। सप्लाई चेन के अंदर का एक पार्ट है लॉजिस्टिक्स।
ठीक है। अब लॉजिस्टिक्स क्या होता है, वही मैंने अभी आपको बताया, जो ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑल। तो अब इसके अंदर जो मैंने आपको सबसे पहले जो समझाया था, सप्लायर से मैन्युफैक्चरर, देन फिर होलसेलर और वेयर हाउस, देन डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर एंड देन फाइनली टू द रिटेलर और द कस्टमर। ये जो मैंने सबसे पहले जो आपको चेन बताई थी ना, ये उसी के जो भी इसमें रोल प्ले करता है, की प्लेयर्स है, वो सब लॉजिस्टिक के पार्टिसिपेंट्स हैं, ये समझ लो। ठीक है। तो यही इसमें लिखा हुआ है कि कौन कौन इसमें इन्वॉल्व होता है, और ये लॉजिस्टिक्स नेटवर्क के अंदर आते हैं। लॉजिस्टिक्स नेटवर्क अभी जो मैंने आपको बताया वही उसके एक डायग्राम है, इससे आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा कि कैसे ये पूरा प्रोसेस चेन का चलता है और लॉजिस्टिक्स क्या होता है। और साथ ही साथ इसमें देखोगे आप यहाँ पे मटेरियल कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एंड इन्वेंट्री कॉस्ट, ये एक अलग से कॉस्ट लिखी हुई है कि कब कहाँ पे कौन सी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है और इसका क्या रोल प्ले होता है। एक्चुअली में क्या है कि जैसे हम कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं, सपोज करो आपने अमेज़ॉन पे कुछ भी ऑर्डर करा है, मान लो शू ऑर्डर किया है, कोई भी शूज़ है। अब वो शूज़ जो है वो उसका सोल है, उसमें जो भी कपड़ा है, कुछ भी है, जो भी उसमें मटेरियल लग रहा है, वो मटेरियल कहीं से तो आएगा ना। तो वो आता है आपके सप्लायर से, जो कि रॉ मटेरियल है। फिर वो रॉ मटेरियल जाता है आपके, मान लो वेयर हाउस, सॉरी, मटेरियल कॉस्ट उसमें लगती है, फिर वो ट्रांसपोर्ट होता है, सप्लायर से मैन्युफैक्चरर के पास पहुंचता है, जहाँ पे उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आती है, उसको बनाने का खर्चा। ठीक है। तो वो जो खर्चा है फिर उसके बाद आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से निकलेगा, फिर वो जाएगा आपका वेयर हाउस या डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स पे। फिर वहाँ से मान लो कि ये जो आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, यहाँ से आपका जो ट्रांसपोर्टेशन लगा है, ये भी इंक्लूड होता है आपका लॉजिस्टिक्स के अंदर। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो अभी हमारा एक जगह से दूसरी जगह तक सामान को लेके जाने का खर्चा और उस सामान को बनाने का या उस सामान का ओरिजिनल जो भी कॉस्ट है, वो सब हमारा लॉजिस्टिक्स नेटवर्क्स के अंदर आता है। ठीक है। और फाइनली कुछ भी नहीं है, बस सारा कुछ हम जो कर रहे हैं वो कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए कर रहे हैं, कस्टमर तक पहुंचाने के लिए अपना प्रोडक्ट को, उसके लिए कर रहे हैं। तो यही हमारा लॉजिस्टिक्स नेटवर्क होता है। आप इस डायग्राम को देख के बहुत अच्छे से समझ जाओगे कि व्हाट इज़ लॉजिस्टिक्स नेटवर्क। और फिर उसके बाद मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें हमें लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इनमें क्या डिफरेंस है, एक्चुअली में इनमें क्या डिफरेंस है, ये मैं बताऊंगी, और इवोल्यूशन ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पोर्टेंस ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो अभी हम कर रहे हैं, इसको मैनेज कर क्यों कर रहे हैं, क्या ज़रूरत क्या है सप्लाई चेन मैनेजमेंट को मैनेज करने की। ठीक है। तो इसकी इम्पोर्टेंस के ऊपर बात करते हैं। सो पहली इम्पोर्टेंस है कि ये हमारा बिजनेस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हेल्प करता है, राइट। तो इट हेल्प्स इन अचीविंग बिजनेस ऑब्जेक्टिव। ओके। नेक्स्ट इज improved standard of living by enabling consumers to buy essential products at lower cost. What do I mean to say is that जो भी प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, और वो जो ट्रांसपोर्ट होके कस्टमर तक पहुंचाया जा रहा है, वो किस लिए हो रहा है, ताकि कस्टमर सेटिस्फाई हो सके। जैसे मैंने अभी आपको बताया भी है कि सेटिस्फैक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर्स। ठीक है। और अगर वो कस्टमर सेटिस्फाई हो रहा है, उसको उसकी ज़रूरत की चीज़ें टाइम पे, सही जगह पे, सही लोकेशन पे मिल रही है, तो उससे क्या होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ कस्टमर्स इम्प्रूव होगा। ठीक है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव होगा। और इसी से ही हमारी, अगर सप्लाई चेन मैनेजमेंट बहुत अच्छे से काम कर रहा है, तो हमारी प्रोडक्शन की कॉस्ट डिक्रीज़ हो जाती है। तो सारी चीज़ें भी, जो भी चीज़ें इंक्लूड है, वो सारी लो कॉस्ट पे एग्जिस्ट होगी। ठीक है। तो इससे हमारी कॉस्ट रिड्यूस होगा। नेक्स्ट इज रिड्यूसेस कॉस्ट ऑपरेटिंग, और यू कैन से ऑपरेटिंग कॉस्ट रिड्यूसेस। अब इस ऑपरेटिंग कॉस्ट के अंदर हमारे 3 पार्ट है। पहला है डिक्रीजेस परचेजिंग कॉस्ट, देन डिक्रीजेस प्रोडक्शन, देन डिक्रीजेस टोटल सप्लाई कॉस्ट। अब ये तीनों कॉस्ट हमारी डिक्रीज हो जाती है अगर हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट ओवरऑल रिड्यूस है, या ये कह लो कि अगर हमारा सप्लाई चेन मैनेजमेंट बहुत अच्छे से काम कर रहा है, अच्छे से हमारी सप्लाई चेन मैनेज हो रही है, तो हमारी जो कॉस्ट है, चाहे वो परचेजिंग हो, प्रोडक्शन हो, या फिर पूरी सप्लाई चेन की कॉस्ट हो, वो सब रिड्यूस हो जाएगी। और अल्टीमेटली इसका जो इफ़ेक्ट है वो हमारे प्राइस पे भी शो होता है।
ठीक है, राइट। अब इसका एग्जाम्पल मैं आपको दे सकती हूँ, जैसे एक ब्लिंकिट एक ऐप है, ठीक है, और कंट्री डिलाइट ऐप है। इनमें क्या होता है कि आपने प्रोडक्ट ऑर्डर आज करा है तो आपको आज ही डिलीवर हो जाएगा। बहुत इंस्टेंट डिलीवरी वाले ये है, ठीक है, कि आपने मान लो आधे घंटे में आपको कोई चीज़ चाहिए, तो यहाँ पे इनकी इतनी अच्छी सप्लाई चेन है कि आपको बहुत ही जल्दी टाइम के अंदर अंदर आपको आपका प्रोडक्ट मिलता है। ऐसे ही हम डोमिनोज़ वगैरह इनके भी एग्जांपल्स देख सकते हैं, क्योंकि इनकी सप्लाई चेन बहुत अच्छी है, ठीक है, और इसीलिए इनकी कॉस्ट भी बड़ी कम होती है, ठीक है। अब लेकिन जिनकी सप्लाई चेन अच्छे से काम नहीं करती उनकी कॉस्ट हाई होती है, वो परचेजिंग कॉस्ट भी उनकी हाई है, प्रोडक्शन कॉस्ट भी उनकी हाई ही लेती होती है, ठीक है। अब प्रोडक्शन कॉस्ट में क्या इफ़ेक्ट करता है, वो एक कॉन्सेप्ट आता है इसके अंदर, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का। इफ़ यू नो दैट इट इज़ वेरी गुड, बट अगर आपको नहीं पता तो आप मुझे कमेंट्स में बताना, आई विल टेल यू, ठीक है। और या मैं इसकी एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज इम्प्रूव्स फाइनेंशियल पोजीशन। व्हाट इज़ फाइनेंशियल पोजीशन, कि कंपनी कैसे फाइनेंसेस है, उसकी क्या पोजीशन है, ठीक है। अगर सप्लाई चेन अच्छी है, प्रॉफिट आ रहा है, कॉस्ट रिड्यूस है, कस्टमर्स लॉयल हो गए आपके कंपनी के लिए, तो ऑफ कोर्स इसका कहीं ना कहीं इफेक्ट आपके फाइनेंशियल पोजीशन पे पड़ेगा, ठीक है। इवन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी आता है इसमें कि अगर सप्लाई चेन अच्छी है तो आपके एक्सपोर्ट भी बढ़ेंगे, आपके फॉरेन से भी आपके कस्टमर्स अट्रैक्ट होंगे आपके प्रोडक्ट के लिए। अब वो कंपनी क्या है, प्रोडक्ट क्या है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। बट फिर भी सप्लाई चेन बहुत अच्छी होगी तो कहीं ना कहीं वो एक्सपोर्ट पे भी उसका असर पड़ता है, और उसी से आपके कंट्री की जीडीपी भी ओवरऑल डेवलपमेंट होती है, जीडीपी इंक्रीज होती है, राइट। तो ये एक इम्पॉर्टेंस हो सकती है सप्लाई चेन मैनेजमेंट की। नेक्स्ट इज इट्स क्रिएट्स जॉब और एम्प्लॉयमेंट। अब सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिर्फ एक बंदे का काम नहीं है, यहाँ पे बहुत लोग इन्वॉल्व होते हैं, इट्स अ लॉन्ग चेन, राइट। अब इस लॉन्ग चेन को वर्क कराने के लिए यहाँ पे हमारे काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, और इसी से हमारी जॉब क्रिएशन होती है और एम्प्लॉयमेंट डेवलप होती है। इसी में नेक्स्ट पॉइंट आता है बूस्ट कस्टमर सर्विसेज। कस्टमर सर्विसेज बूस्ट करना इतना इम्पोर्टेंट है सप्लाई चेन के अंदर, क्योंकि हम सारी चीज़ें जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, वो किस लिए हो रहा है, कि हमारा कस्टमर तक पहुंच सके। अब जिसको आपने प्रोडक्ट पहुंचाना है वो उसकी सर्विसेज, उसको सर्विसेज देना भी बहुत ज़रूरी है, उसकी सेटिस्फैक्शन ज़रूरी है। तो इसीलिए हमारा एक इम्पॉर्टेंट इसमें पॉइंट आता है, दैट इज़ बूस्ट कस्टमर सर्विसेज। अब इसके अंदर 3 पॉइंट है, दैट इज़ आफ्टर सेल सर्विसेज, राइट डिलीवरी टाइम, डिलीवरी एट राइट लोकेशन, ठीक है। तो ये अगर पॉइंट कंपनी सेटिस्फाई करती है, फुलफिल करती है, तो हमारी कस्टमर सर्विसेज अच्छी होती है। और आफ्टर सेल सर्विसेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपकी सेलिंग हो गई तो उसके बाद जो आपका सेलर है उसकी ड्यूटी ख़त्म, नो, उसके बाद भी आपकी या ये कह लो कि सेलर की इम्पॉर्टेंट ड्यूटी बनती है कि वो आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करे। अगर कोई भी प्रॉब्लम कस्टमर को होती है तो वो उसको काउंटर करे, ठीक है, उसको सॉल्व करे, राइट। तो ये हमारी इम्पोर्टेंस है सप्लाई चेन मैनेजमेंट के। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और कोई भी डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो वो भी बताइए, मैं आपके लिए वीडियो बना के शेयर करूँगी आपके साथ। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ऐसी ही अच्छी वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी इस चैनल पे। थैंक यू।